हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज़ शिखा। तो कल हमने जो लेक्चर किया था उसमें हमने सेट्स के यूनियन की प्रॉपर्टी और एक रूल प्रूफ किया था। हमने कल ये प्रूफ किया था एन ए यूनियन बी नंबर ऑफ, ये वाला रूल हमने कल प्रूफ किया था। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वन सेट एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये हाँ, ए इंटरसेक्शन बी है जो दोनों सेट में एलिमेंट्स हैं उसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं नोटेशन। और एक हमने तीन सेट्स के लिए प्रूफ किया था। अब आगे इसी के ऊपर बेस्ड हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। तो एक क्वेश्चन करते हैं हम आज। एक एग्जाम्पल या क्वेश्चन मैं लिखती हूँ। एक सर्वे हुआ। इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स in a school, 100 were listed as taking apple juice, 150 as taking orange juice, and 75 were listed as taking both apple as well as orange juice. Find how many were taking neither apple juice nor orange juice. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि एक सर्वे हुआ, 400 स्टूडेंट्स हैं, उनका सर्वे हुआ स्कूल में, तो जिसमें से 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस और 150 ऑरेंज जूस ले रहे थे और 75 जो थे वो दोनों ले रहे थे। तो कितने ऐसे थे जिन्होंने ना तो एप्पल जूस लिया और ना ही ऑरेंज जूस लिया। इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि जो एप्पल जूस ले रहे हैं स्टूडेंट्स उनका सेट कैपिटल ए और जो ऑरेंज जूस ले रहे हैं उनका ओ मान लेते हैं। ये नोटेशन यूज़ कर लेते हैं। तो अगर हम देखें तो एन ए क्या दिया हुआ है, जो एप्पल जूस ले रहे थे उनका नंबर है 100 और ऑरेंज जूस लेने वाले स्टूडेंट्स का नंबर है 150 और जो दोनों ले रहे थे, दोनों का मतलब इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ओ, वो कितना है 75। ठीक है, तो अब आपको ये निकालना है कि जो ना तो एप्पल जूस ले रहे थे ना ही ऑरेंज जूस ले रहे थे। तो यहाँ पर अगर हम ए यूनियन ओ फाइंड करें, ए यूनियन ओ में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ये वो स्टूडेंट्स हैं जो या तो एप्पल जूस ले रहे थे या ऑरेंज जूस ले रहे थे या दोनों ले रहे थे। ठीक है, इस यूनियन में वो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, दोज वर टेकिंग एटलीस्ट वन ऑफ द जूस। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए कि जो कुछ भी नहीं ले रहे थे तो इसका कॉम्प्लीमेंट हमें चाहिए होगा। एक्चुअली वी वांट ए यूनियन ओ का कॉम्प्लीमेंट, कि कॉम्प्लीमेंट में कितने स्टूडेंट्स हैं, लेकिन पहले उसके कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें पहले ये कैलकुलेट करना होगा। तो इसमें हम वही रूल अप्लाई कर देंगे, एन ए प्लस एन ओ और माइनस एन ए इंटरसेक्शन ओ,
ये रूल अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस 150 माइनस 75, तो ये हो गया 250 माइनस 75। तो 175 स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो किसी एक तरह का जूस ले रहे थे। अब हमें जो आंसर है वो क्या है, एन ए यूनियन ओ का कॉम्प्लीमेंट में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो वो कॉम्प्लीमेंट में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे मिलेंगे, जो आपका यूनिवर्सल सेट है उसमें से ए यूनियन ओ वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको हम हटा देंगे। तो टोटल हमारे पास स्टूडेंट्स दिए हुए हैं 400 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, 400 माइनस 175 कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो 225 इसका आंसर होगा। 225 स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा है देयर आर 200 इंडिविजुअल्स with a skin disorder. One 120 had been exposed. 120 had been exposed to chemical C1 and 50 exposed to chemical C2 and 30 to both C1 and C2. Find the number of individuals exposed to first part chemical C1 but not chemical C2, second part chemical C2 but not chemical C1, and third part chemical C1 और chemical C2। ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारे पास 200 इंडिविजुअल्स हैं जिनको कोई स्किन डिसऑर्डर हुआ है, तो उस पर हम केमिकल का ट्रीटमेंट कर रहे हैं कुछ लोगों पर। तो 120 को एक्सपोज किया C1 केमिकल से, 50 को एक्सपोज किया C2 केमिकल से, और 30 एक्सपोज किया दोनों 30 लोगों को एक्सपोज किया हमने दोनों केमिकल से। तो ये पूछा जा रहा है कि C1 से एक्सपोज किया लेकिन C2 से नहीं किया, तो उनके नंबर बताना है। ठीक है, इसी तरह से सेकंड थर्ड पार्ट है, उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जिन लोगों को हमने केमिकल C1 से एक्सपोज किया उनका सेट A मान लेते हैं, जो एक्सपोज जो C1 से एक्सपोज हुए हैं, और जो केमिकल C2 से एक्सपोज हुए हैं उन लोगों का जो सेट है उसको हम B2 मान लेते हैं, B मान लेते हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर दिया हुआ है Na 120 दिया हुआ है यहाँ पर, ये देखो 120 एक्सपोज टू C1, और NB जो दिया है वो दिया है 50, और दोनों से एक्सपोज किया हुआ है वो नंबर 30 है। तो NA इंटरसेक्शन B भी दिया हुआ है इन्होंने 30। अब ये पूछ रहे हैं कि फर्स्ट वाला पूछ रहे हैं, तो अब आप सोचिए कि C1 से एक्सपोज किया है, तो C1 से एक्सपोज
होने वाले लोग ये 120 दिया है, लेकिन ये क्या है, इसमें हो सकता है कि जो C2 से एक्सपोज हुए हैं लोग वो भी इसमें शामिल हों। ऐसा नहीं है ना कि इसमें C1 से एक्सपोज किया जिन लोगों को, ये वही है, इसमें कॉमन वाले लोग भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि हमें वो इंडिविजुअल्स का नंबर चाहिए जो C1 से एक्सपोज हुए लेकिन C2 से नहीं हुए। तो C1 के वो नंबर्स हमें चाहिए जो C2 में एक्सपोज नहीं हुए। इसका मतलब A के वो एलिमेंट्स चाहिए जो B में ना हो। तो ये डेफिनेशन होती है A माइनस बी। तो यहाँ पे आपको NA माइनस बी चाहिए। इसी तरह यहाँ अगर हम इसको सेकेंड पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, इसको अगर हम देखें सेट थ्योरी की लैंग्वेज में तो यहाँ पे C2 से एक्सपोज होने वाले लोग, मतलब B के हमें वो मेंबर्स चाहिए जो C1 से एक्सपोज ना हुए हों, जो A में ना हो। तो NB माइनस से यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो सेट थ्योरी की लैंग्वेज में हमने ये लिख लिया कि हमें चाहिए क्या नीडेड है। और यहाँ पे C1 और C2, या तो C1 से एक्सपोज या फिर C2 से, किसी एक केमिकल से एक्सपोज होना चाहिए। तो ये यूनियन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो A यूनियन B ये चाहिए हमें, ठीक है। तो A यूनियन B तो इजी है फाइंड करना, NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B, ये हम अप्लाई कर देंगे, उसी से आ जाएगा। और NA माइनस B ये कैसे आएगा, पहले हम ये निकाल लेते हैं थर्ड वाला जो इजी है। तो थर्ड वाले पार्ट में NA यूनियन B ये हो जाएगा NA प्लस NB। तो NA दिया हुआ है यहाँ पे 120 और NB है 50 और इंटरसेक्शन में 30। तो ये आंसर आएगा 170 माइनस 30, तो 140 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 140 लोग हैं जिनको हमने किसी एक केमिकल से तो एक्सपोज किया ही है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। अब जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें A माइनस बी चाहिए। अब यहाँ पे हम फिर से वही डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि अगर हमारे पास कोई दो सेट्स हैं इस तरह से, दिस इज़ A एंड दिस इज़ B, तो ये रिप्रेजेंट करता है A माइनस बी को, और ये वाला पार्ट जो है डॉटेड ये A इंटरसेक्शन B को रिप्रेजेंट करता है। तो आप खुद ही देख सकते हो कि A इंटरसेक्शन B और ये है A माइनस बी, A के वो एलिमेंट्स जो B में नहीं है। ये दोनों A माइनस बी और A इंटरसेक्शन B, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों भी सेट्स हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं जिनका यूनियन A बनता है, ठीक है। तो A क्या है, इन दोनों का यूनियन है, A माइनस बी और A इंटरसेक्शन B को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमें A मिलता है। और साथ साथ हम ये देख सकते हैं कि ये A माइनस बी और A इंटरसेक्शन B ये जो दो सेट्स हैं ये डिसजॉइंट हैं फाई। तो अगर हम Na फाइंड करें तो सिर्फ इनके एलिमेंट्स को ऐड करने से हमें मिल जाएगा Na माइनस बी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप यूनियन वाला रूल भी अप्लाई करोगे तो इंटरसेक्शन में 5 एलिमेंट्स हैं, तो n 5 0 है, ठीक है। तो Na इक्वल टू ये लिख सकते हैं हम प्लस Na इंटरसेक्शन B, ये आ गया। अब हमें Na पता है, Na हमें दिया हुआ है 120 और Na माइनस बी प्लस इंटरसेक्शन में 30 एक्सपोज किए गए थे दोनों से, तो ये आ जाएगा। तो Na माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा 120 माइनस 30, इसका आंसर आएगा 90। इसी तरह अगर हम देखें तो ये वाला जो पार्ट है ये ग्रीन से जो मैंने किया ये B माइनस ए है। तो अगर हम देखें तो B क्या है, B माइनस ए और A इंटरसेक्शन B इनका यूनियन है, इसमें भी वही चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर NB माइनस ए ये हो जाएगा NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। तो NB क्या दिया था 50 माइनस 30, तो इसका आंसर आएगा 20, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। ओके, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन।
देखो एक क्वेश्चन ये लिखती हूँ मैं, आउट ऑफ 500 कार ओनर्स investigated be the set of persons who owned car A. सॉरी एक सॉरी ये मैंने कुछ और लिख दिया, 1 मिनट। आउट ऑफ 500 कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड, ये तो ठीक है, इन्वेस्टिगेटेड 400 owned car A and 200 owned B, car B. 50 owned both A and B cars. Is this data correct? ये पूछ रहे हैं क्या ये डेटा ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। कार ए को ओन करने वाले लोगों का जो सेट है उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं और बी वालों को, बी कार ओन करने वाले लोगों के सेट को हम सेट बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर जो हमें एन ए दिया हुआ है वो दिया हुआ है 400, ठीक है ना, ये है ना 400 ओन्ड कार ए, और एन बी जो दिया हुआ है वो है 200, और एन दोनों को जो ओन करते हैं मतलब इंटरसेक्शन पार्ट में 50 लोग आते हैं, और टोटल हमारे पास 500 कार ओनर्स को इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है। तो ए यूनियन बी वो 500 दिया हुआ है, ए यूनियन बी अभी हम देखते हैं 500 यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स हैं। तो एक काम करते हैं, हम ए यूनियन बी का नंबर फाइंड करते हैं पहले। ए यूनियन बी में कितना आएगा नंबर, तो ये हो जाएगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी हम फाइंड करेंगे, ये 500 तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स का नंबर है, तो ये आ जाएगा 400 प्लस 200 और माइनस 50। देखो जो भी हमारे सेट्स हैं यहाँ पर यूनिवर्सल सेट के अंदर हैं। अब यूनिवर्सल सेट में यहाँ पे 500 कार ओनर्स हैं, यहाँ पर 500 ओनर्स हैं, तो जो भी ए यूनियन बी आएगा वो इसका सबसेट होगा। इसका मतलब 500 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। ए यूनियन बी क्या होगा, वो सबसेट है इसी के अंदर, क्योंकि इन्वेस्टिगेट तो इन्हीं को कर रहे हैं ना, तो इसके अंदर आना चाहिए ए यूनियन बी, इसका सबसेट ही होगा, उससे सेट से तो बाहर नहीं जा सकता ना। ए और बी दोनों सेट के अंदर हैं, 500 का ये जो यूनिवर्सल सेट है इसके अंदर है, तो यूनियन बी उसके अंदर ही आना चाहिए, इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो ये एन ए यूनियन बी शुड बी लेस देन और इक्वल टू 500। लेकिन हमारा जो आंसर आएगा वो अगर हम देखें तो कितना आता है, 600 माइनस 50, तो ये 550 आ रहा है, विच इज़ बिगर देन एन यू। दिस इज़ ए कॉन्ट्राडिक्शन, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, तो ये डेटा इनकरेक्ट है। ओके, तो डेटा इज़ इनकरेक्ट, ये हमारा कंक्लूजन हो जाएगा। फाइनली वी कंक्लूडेड दैट द डेटा इज़ नॉट करेक्ट। ओके, अच्छा उसके बाद मैं एक क्वेश्चन और आपको थोड़ा डिफरेंट टाइप का है वो दिखाती हूँ सॉल्व करके। हाँ, एक एग्जाम्पल करते हैं या क्वेश्चन बोल सकते हैं। शो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इम्प्लाइज, इसको वर्ड में भी लिख सकते थे इम्प्लाइज, इसके लिए ये साइन बना देते हैं हम एरो का, इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी। इसका मीनिंग है स्टेटमेंट का कि अगर
कभी ऐसा होता है दो सेट्स के लिए कि उनका यूनियन इंटरसेक्शन सेम हो, इसका मीनिंग है कि वो दोनों सेट्स इक्वल हैं। इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करना है हमें कि ये LHS है, ठीक है, और ये RHS है, इनको हमें इक्वल दिखाना है। तो अगर हम ये शो कर दें कि LHS RHS में कंटेंट है, LHS RHS का सबसेट है, ठीक है, और हम ये शो कर दें कि RHS भी LHS का सबसेट है, तो दोनों इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। अब इसके LHS को RHS का अगर हम सबसेट दिखाना चाहते हैं कि ये इसमें कंटेंट है, सपोज हम ये रिक्वायर्ड है, तो यहाँ हमने कोई एलिमेंट लिया से A, तो अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट है और उसको हम दिखा दें कि वो RHS में भी बिलोंग करता है, तो ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी। इसी तरह से जब हमें दिखाना होगा कि RHS LHS में कंटेंट है, तो हम यहाँ कोई एक एलिमेंट B ले लें और इसको RHS में लें और दिखा दें कि वो LHS में भी है, तो ये प्रूफ हो जाएगा। और अगर ये दोनों चीज़ें प्रूफ हो गई तो इक्वलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रेटजी है। तो अब हम कोई एक एलिमेंट लेते हैं, लेट्स टेक एनी एलिमेंट A in LHS. LHS means A union B. अच्छा सॉरी, हमें यहाँ A और B को इक्वल दिखाना था। हाँ, तो हम ये लेके चलेंगे और हम इसको दिखाएंगे कि ये इक्वल है। तो A कोई अच्छा ठीक है, तो A को B के इक्वल दिखाना चाहते हैं, मतलब A में अगर हम कैपिटल A में कोई एलिमेंट लें तो हम दिखाएंगे कि वो B में है। तो हमारे लिए LHS और RHS ये हो जाएंगे A और B। सॉरी, हमारे लिए जो LHS RHS हैं वो ये हो जाएंगे। ये हमारा LHS हो गया और ये RHS होगा। तो अब हम कोई एलिमेंट A ले लेते हैं A में। अब ये A में है तो इसको हम B में दिखाना चाहते हैं। फिर एक बार हम कोई B में लेंगे और उसको हम A में शो करना चाहेंगे। तो A अगर हमने A में लिया, इसका मतलब है कि A यूनियन B को भी बिलोंग करेगा। ऑब्वियसली यूनियन है ये, इसमें A के एलिमेंट्स तो सभी आ ही रहे हैं। अब ये हमारी इक्वेशन 1 मान लें अगर, तो फ्रॉम 1 A बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, A यूनियन B में ये है और ये इक्वल है A इंटरसेक्शन B के, तो A बिलोंग कर जाएगा इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन का मतलब है कि A बिलोंग कर रहा है A में और साथ साथ A बिलोंग कर रहा है B में। तो बस यही हमें प्रूफ करना था। इसका मतलब हमने कोई एलिमेंट A में लिया और वो B में भी मौजूद है, तो A सबसेट हो जाएगा B का और इक्वल टू ये। इसी तरह हम कोई और एलिमेंट ले लेते हैं, B में ले लेते हैं। अब इसको हम A में दिखाएंगे, तो B में है, इसका मतलब B A यूनियन B में भी है। सेम स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे और ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मीनिंग हुआ कि B बिलोंग कर रहा है कि A को भी और B साथ साथ B को भी बिलोंग कर रहा है। बस यही हमें रिक्वायर्ड था। तो अब आप कह सकते हो कि B सबसेट ऑफ A, और ये इन दोनों को अगर हम जोड़ दें 2 और 3 को, दोनों ही एक दूसरे में कंटेंट्स, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों इक्वल हैं, तो ये प्रूफ हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो ये कुछ सेट थ्योरी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस थे। आप और भी क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा। सेट थ्योरी में एक कॉन्सेप्ट होता है पावर सेट का, वो शायद इसमें नहीं दिया हुआ है। यूनियन है, इंटरसेक्शन है, तो आप मुझे बताइएगा अगर आपको पावर सेट वाला कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है। और ये हमारी समरी है इस चैप्टर की, क्लास 11 की बुक के फर्स्ट चैप्टर की समरी दी हुई है। यहाँ पे हिस्टोरिकल नोट भी दिया हुआ है। ये जो सेट थ्योरी है ना, ये एक्चुअली ओरिजिनेट हुई है जॉर्ज कैंटर, ये जर्मन मैथमेटिशियन थे।
तो इनका वर्क था, इन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ पे ये काम कर रहे थे इस फॉर्म की, a1 sin x प्लस a2 sin 2x प्लस a3 sin 3x, इस टाइप की कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं। तो इस तरह की एक सीरीज़ पे काम करते हुए इन्होंने फिर सेट थ्योरी के साथ डील किया, कुछ सेट थ्योरी इनके पिक्चर में आई और फिर इन्होंने उसको हैंडल किया था और पेपर पब्लिश किया था 1874 में। उन्होंने ये प्रूफ किया था, जैसे नेचुरल नंबर्स हैं या इंटीजर्स हैं, उनको आप नेचुरल नंबर के साथ 1-1 करेस्पॉन्डेंस में रख सकते हो। जैसे इंटीजर्स हैं, आप 1 2 3 ऐसे ऑब्जेक्ट्स को आप काउंट कर सकते हो, लेकिन रियल नंबर्स में कोई ऐसा मेथड नहीं है कि आप रियल नंबर्स को आप काउंट कर पाओ। 1-1 करेस्पॉन्डेंस में आप नहीं रख सकते रियल नंबर्स को इंटीजर्स के साथ या फिर नेचुरल नंबर्स जो काउंटिंग नंबर्स हैं उनके साथ। तो रियल नंबर्स का जो सेट होता है इनफाइनाइट, तो नेचुरल नंबर्स भी होते हैं और इंटीजर्स भी हैं, बट जो रियल नंबर्स का सेट है वो इनफाइनाइट तो है, वो अनकाउंटेबल है। देयर इज़ नो टेक्निक टू काउंट रियल नंबर्स। तो इन्होंने 1874 में ये पेपर पब्लिश किया था और उसके बाद फिर उन्होंने काफ़ी सेवरल पेपर्स ही पब्लिश सेवरल पेपर्स शोइंग वेरियस प्रॉपर्टीज़ ऑफ एब्स्ट्रैक्ट सेट्स। ये सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ्स के कोई भी आगे की जो चीज़ें हैं वो उसके लिए नोटेशन हम सेट का ही यूज़ करते हैं। तो सेट थ्योरी एक तरीके से आपकी यूज़ होती ही होती है आगे के चैप्टर्स, आगे के कॉन्सेप्ट्स में। उसके बाद फिर ये जॉर्ज कैंटर जर्मन थे, फिर ये जॉर्ज कैंटर का ये थ्योरी और हिस्ट्री भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी काम आती है लाइफ में आगे, इंटरव्यूज़ वगैरह में, वाइवा में, तो कुछ एक्स्ट्रा ज़रूर पढ़ना चाहिए स्टूडेंट्स। अब इन्होंने फिर कैंटर का जो था, हाँ, कैंटर वर्क वॉज वेल रिसीव्ड। जॉर्ज कैंटर का जो काम था, रिचर्ड डेडकाइंड जो थे उन्होंने काफ़ी इसको प्रेज़ किया था, लेकिन क्रोनेकर ने उनको क्रिटिसाइज़ किया था। उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि उन्होंने कैंटर ने इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट्स को एक तरीके से सेम तरीके से रिगार्ड किया था, फॉर रिगार्डिंग इनफाइनाइट सेट सेम वे एज फाइनाइट सेट्स। तो जॉर्ज कैंटर जो थे, डेडकाइंड ने तो उनको प्रेज़ किया, लेकिन क्रोनेकर ने उनको क्रिटिसाइज़ किया था। उसके बाद फिर जर्मन मैथमेटिशियन फ्रेज गॉटलॉब फ्रेज थे, उन्होंने सेट प्रेजेंटेड द सेट थ्योरी एज प्रिंसिपल्स ऑफ लॉजिक। उसके बाद फिर एंटायर सेट थ्योरी वाज बेस्ड ऑन अजम्पशंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेट ऑफ ऑल सेट्स। लेकिन तब तक ये था कि सेट थ्योरी एग्जिस्टेंस था, सेट मतलब सेट ऑफ ऑल सेट्स का एग्जिस्टेंस था। लेकिन एक ये रसल्स पैराडॉक्स है, एक फेमस इंग्लिश फिलोसफर थे ये, बर्ट्रांड रसल, ये बहुत फेमस है इनका रसल्स पैराडॉक्स। इन्होंने ये बताया था कि ये जो अजम्पशन है एग्जिस्टेंस ऑफ सेट ऑफ ऑल सेट्स, ये कॉन्ट्रडिक्शन है एक तरीके से। तो ये एक पैराडॉक्स है, इसको प्रूव और डिसप्रूव नहीं, ना तो प्रूव किया जा सकता है ना डिसप्रूव किया जा सकता है। और उसके बाद फिर हाल्मोस ने नाइव सेट थ्योरी बुक में एक बुक लिखी थी, नथिंग कंटेन्स एवरीथिंग, ये लिखा था। तो रसल्स पैराडॉक्स तो काफ़ी फेमस है, इसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हो। आप अगर कहोगे तो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगी आगे आने वाले लेक्चर्स में। और उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, जर्मेलो का काम है, तो ये आप लोग पढ़ सकते हो इसके बारे में भी। जब भी आपको थोड़ा लेज़र टाइम मिले तो थोड़ा सा ये सब चीज़ें भी देखनी चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। ये सेट थ्योरी के बारे में ये सब कुछ था। फिर आप लोग इसको अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करो इसके ऊपर बेस्ड, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, नेक्स्ट जो चैप्टर 2 का टॉपिक है रिलेशंस फंक्शंस के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।